दोस्तों स्वागत है आपके एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। 18 नवंबर 2023 न्यूज़ टुडे हम पढ़ रहे हैं और आज की जो पहली खबर है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के युग में मीडिया थीम के साथ राष्ट्रीय प्रेस दिवस का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है और ये क्या है इसको समझेंगे विस्तार से। राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। आज जैसा कि आप जानते हैं तारीख क्या है 18 नवंबर और ये 16 नवंबर यानी आज से ठीक 2 दिन पहले मनाया गया। ये दिवस भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस का प्रतीक है। यह दिवस भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और अब हमें समझना चाहिए कि भारतीय प्रेस परिषद जो है इसे कब गठित किया गया, तो उसको गठित किया गया था 16 नवंबर 1966 को। 16 नवंबर 1966 को, इसलिए 16 नवंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस। और भारतीय प्रेस परिषद का गठन जो है भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1965 के तहत ही किया गया। 65 का अधिनियम आया था 1 वर्ष पहले, उसके ठीक 1 वर्ष बाद, लगभग 1 वर्ष बाद 1966 में 16 नवंबर के दिन इस प्रेस परिषद का गठन किया गया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। ये दिवस भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। ये परिषद जो होती है भारतीय प्रेस परिषद जिसको हम कहते हैं, ये न्यूज़ मीडिया के लिए एक विनियामक संस्था है। ये जो है रेगुलेशंस बनाने वाली संस्था है, रेगुलेट करती हैं उन सभी मीडिया को। मीडिया क्षेत्र में एआई के उपयोग से पैदा होने वाले अवसर, पैटर्न की पहचान करने, सही तथ्यों के साथ जनमत तैयार करने के लिए बिग डेटा पर आधारित पत्रकारिता को बढ़ावा मिलेगा। तो एक तो जनमत तैयार करने के लिए जो बिग डेटा आधारित पत्रकारिता है उसको बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पैटर्न की पहचान करने, सही तथ्यों के साथ जनमत तैयार करने, यानी कि ऑथेंटिसिटी बढ़ने की संभावना है। बैंक ऑफिस कार्यों के स्वचालन यानी ऑटोमेशन के कारण मुख्य रूप से पत्रकारिता पर ही ध्यान दिया जा सकेगा। बैंक ऑफिस कार्यों के स्वचालन के कारण, बैंक ऑफिस का मतलब है किसी कंपनी या कार्यालय में किए जाने वाले ऐसे कार्य जिनमें क्लाइंट से सीधे डील नहीं की जाती हैं। ठीक है, बैंक ऑफिस उसको कहते हैं। ठीक है, किसी कंपनी या कार्यालय में किए जाने वाले ऐसे कार्य जिसमें क्लाइंट से सीधे डील नहीं की जाती हैं। पर्सनलाइज्ड यानी व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप कंटेंट तैयार किया जा सकेगा। बैंक ऑफिस कार्यों यानी कि जहाँ पर सीधे क्लाइंट से हम डील नहीं कर सकेंगे, ऐसे कार्यों में मुख्य रूप से पत्रकारिता पर ध्यान दिया जा सकेगा। एआई के उपयोग से मीडिया के समक्ष चुनौतियां जो उत्पन्न हो सकती हैं उनमें एक तो त्रुटियों के कारण विश्वसनीयता संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। त्रुटियां यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा स्वचालित एल्गोरिज्म के माध्यम से गलत सूचनाओं के प्रसार की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका जो एल्गोरिज्म है वो स्वचालित है और गलत सूचनाएं मान लो अगर किसी के हत्थे चढ़ गई तो फिर वो जल्दी से फैल सकती हैं, उनके प्रसार का खतरा यहाँ रहता है। इसके अलावा इससे इको चैम्बर्स बनने की संभावना में वृद्धि होगी। इको चैम्बर्स किसे कहते हैं हम समझेंगे, देखिएगा। सूचनाएं कई अलग अलग स्रोतों व परिप्रेक्ष्यों से आती है, ठीक बात है, लेकिन जब कोई व्यक्ति बार बार समान परिप्रेक्ष्यों और मतों को सुनता है तब ऐसे परिवेश को इको चैम्बर्स कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग स्रोतों और परिप्रेक्ष्यों से सूचनाएं आती हैं और जब कोई व्यक्ति सपोज दैट बार बार समान सूचना परिप्रेक्ष्य लेता है, समान स्रोत का इस्तेमाल करता है और मतों को सुनता है, तो ऐसे परिवेश को इको चैम्बर्स कहा जाता है। जैसे जनरली कोई व्यक्ति किसी एक न्यूज़ चैनल को सुनता है तो उसे वही पसंद आता है और सूचनाएं वहीं से वो इकट्ठी करता है, तो उसके आधार पे उसकी सोच जो है उस चैनल की तरह ही, जिस तरह चैनल में दिखाया जाता है उस तरह से उसकी सोच, उसकी जो मेंटेलिटी वो बन जाती है। यानी कि सूचनाएं अलग अलग स्रोतों और परिप्रेक्ष्यों से आती है, उसके बावजूद भी जब कोई व्यक्ति बार बार समान परिप्रेक्ष्य और मतों को सुनता है तो ऐसे परिवेश को इको चैम्बर्स कहा जाता है। दूसरे शब्दों में ये हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा परिवेश जहाँ एक व्यक्ति केवल उन्हीं सूचनाओं और मतों को सुनता है जो उसके स्वयं की सूचनाओं और मतों से प्रतिबिंबित सुदृढ़ हो। यानी कि अपने काम की न्यूज़ व्यक्ति जो है सुनता है, देश के काम की न्यूज़ नहीं सुनता है, केवल अपने काम की न्यूज़ को प्राथमिकता देता है। यानी कि ऐसी न्यूज़
जहाँ पर उन्हीं सूचनाओं और मतों को सुना जाता है जो स्वयं की सूचनाओं और मतों को प्रतिबिंबित करते हो, यानी कि अपनी तरह की न्यूज़ जब सुनते हैं तो वो इको चैम्बर्स कहलाता है, समझिएगा। तो इससे जो है इको चैम्बर्स बढ़ने की संभावना में वृद्धि हुई है। विविध परिप्रेक्ष्य सीमित हो सकते हैं, बहुत सारे परिप्रेक्ष्यों से जो है सूचनाएं नहीं आएंगी। इसके अलावा लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए सूचनाओं की माइक्रो टारगेटिंग की जा सकती है। तो सूचनाओं की माइक्रो टारगेटिंग की जा सकती है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को जो प्रभाव उसको प्रभावित करने के लिए। इसके अलावा माइक्रो टारगेटिंग के अलावा कॉपीराइट जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन होगा। माइक्रो टारगेटिंग क्या होती है देखिएगा। माइक्रो टारगेटिंग ऑनलाइन लक्षित विज्ञापन का एक रूप है। ये किसी विशिष्ट दर्शक या व्यक्ति के हितों की पहचान करने के लिए व्यक्तिगत डेटा का विश्लेषण करता है ताकि उनके कार्यों को प्रभावित किया जा सके। यानी मान लो किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके उसे प्रभावित करने के लिए उससे जुड़े हित उनकी जानकारी का विश्लेषण करके फिर ऐसे कार्य किए जाए, उनके कार्यों को प्रभावित किया जा सके। इसको हम माइक्रो टारगेटिंग कहते हैं। माइक्रो का मतलब है माइक्रो लेवल पे जाकर के, सूक्ष्मता के स्तर पे जाकर के विश्लेषण करना और टारगेट करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ी सूचनाओं को जानना। तो ये माइक्रो टारगेटिंग कहलाती हैं। तो इसमें देखिए, एक तो माइक्रो टारगेटिंग की जा सकती है किसी व्यक्ति जैसे विशेष की। सपोज दैट मैं एक उदाहरण देना चाहूँ। मान लो किसी नेता के खिलाफ सपोज दैट उनको माइक्रो टारगेट करना है, तो पूरा सिस्टम मिल करके उससे जुड़ी सारी सूचनाएं इस तरह से प्रसारित करेगा कि वो मतलब माइक्रो लेवल पे जाकर के उसकी सूचनाएं पहचान करके इस तरह से उसके कार्यों को प्रभावित किया जा सकता है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन होगा। कॉपीराइट जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का उल्लंघन हो सकता है। इसके अलावा जेनरेटिव एआई मॉडल में डेटा पूर्वाग्रह के कारण मीडिया की सत्यनिष्ठा के समक्ष खतरा उत्पन्न होगा। ठीक है, जेनरेटिव एआई मॉडल में जो है डेटा पूर्वाग्रह के कारण, डेटा पूर्वाग्रह का मतलब है कि पहले से डेटा जो फीड है उसी तरह का डेटा उसमें है, इसके कारण से मीडिया की जो सत्यनिष्ठा है उसके समक्ष खतरा उत्पन्न होगा। क्योंकि एआई जो है वो अपने अंदर जो सूचनाएं पहले से फीड है उसी आधार पे वो खबरें देता है। तो ये खतरनाक चीज़ है, क्योंकि सूचनाएं और संदर्भ हमेशा बदलते रहते हैं। ठीक है, नई नई सूचनाएं आती रहती हैं और ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि एआई के समक्ष हर नई सूचना जो है पिछले संदर्भ से देखी जाए। ठीक है, इसके अलावा देखें तो ऐसे में आगे की राह क्या हो सकती है। आगे की राह ये हो सकती है कि ये सुनिश्चित करना होगा कि एआई मॉडल अपने प्रशिक्षण डेटा से कोई पूर्वाग्रह न अपनाए, यानी पहले से जो फीड है वो जानकारी न अपनाए। नया संदर्भ जो नई सूचना मिल रही है उस आधार पे ही सोचे, मतलब वो अपना जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाए। ठीक है, तो उस तरह से काम करें। पूर्वाग्रह न अपनाएं। पत्रकारिता की सत्यनिष्ठा को बनाए रखने के लिए एआई के जिम्मेदार पूर्ण उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके अलावा एआई सृजित कंटेंट की नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए कई अन्य कर्मचारी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तथ्यों की जांच और स्रोतों के सत्यापन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। ठीक है, भारतीय प्रेस परिषद की उत्पत्ति की बात करें तो 1966 में, जैसे मैंने बताया, 16 नवंबर के दिन भारतीय प्रेस परिषद को स्थापित किया गया था। इसको भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1965 के तहत स्थापित किया गया था। ठीक है, भारतीय प्रेस परिषद को 1978 के तहत 1979 में भारतीय प्रेस परिषद की पुनः स्थापना की गई थी। ठीक है, तो एक तो परिषद अधिनियम 1965 में आया था, उससे 1966 में की गई, और एक भारतीय प्रेस परिषद 1978 में भी लाया गया फिर से। ठीक है, और फिर 1979 में उसी अगले साल जो है भारतीय प्रेस परिषद की पुनः स्थापना हुई। भारतीय प्रेस परिषद के बारे में जाने तो ये एक सामविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, सामविधिक है, क्योंकि एक विधि या एक अधिनियम ला करके इसको स्थापित किया गया है। वह अर्ध न्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण है। ये कंप्लीट न्यायिक नहीं है, पूर्ण न्यायिक नहीं है, अर्ध न्यायिक है और स्वायत्त है और प्राधिकरण है, निकाय है। उद्देश्य की बात करें भारतीय प्रेस परिषद की, तो भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखने और उसमें सुधार करने के लिए, सुधार करके जो है ये प्रेस की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखेगा या रखना इसका उद्देश्य है। ठीक है, संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं, यानी कि 29 कुल यहाँ पर लोग इसमें हैं। और भारतीय प्रेस परिषद को सौंपे गए कार्यों की बात करें तो समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों
और पत्रकारों के आचार संहिता का निर्माण करना भी ये इसका कार्य होगा। इसके अतिरिक्त अगर और विस्तार से बात करें तो समाचारों के प्रसार को प्रतिबंधित करने की संभावना वाले किसी भी घटनाक्रम की समीक्षा करना भी इसका कार्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों और गैर वाणिज्यिक बैंकों या गैर बैंकीय वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी के उपभोक्ता ऋण जोखिम को देखते हुए उनके जोखिम भार में वृद्धि की। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वाणिज्यिक बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के उपभोक्ता ऋण जोखिम को देखते हुए उनके जोखिम भार में वृद्धि की है। क्या है ये एनबीएफसी यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है, और वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं? आरबीआई ने किस तरह से और उपभोक्ता ऋण जोखिम को देखते हुए उनके जोखिम भार में वृद्धि की है। क्या है देखिएगा, आरबीआई ने निम्नलिखित मामले में जोखिम भार यानी रिस्क वेट को बढ़ा दिया है। क्या है? बैंकों को असुरक्षित पर्सनल लोन, इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन और इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के मामले में एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि गैर बैंकीय वित्तीय कंपनियों के असुरक्षित पर्सनल लोन और कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के बारे में मामले में ये जो है इसमें जोखिम भार बढ़ा दिया है, रिस्क वेट को बढ़ा दिया है। किस किस मामले में? तो एनबीएफसी जो भी असुरक्षित पर्सनल लोन देते हैं, इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन जो होते हैं उन लोन के मामले में है। इसके अलावा बैंकों को असुरक्षित पर्सनल लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन और क्रेडिट मामले में ये बात की गई है। बढ़ा हुआ जोखिम भार बकाया और ऋण दोनों पर भी लागू होगा। ठीक है, आरबीआई ने एनबीएफसी के सूक्ष्म वित्त ऋण के भार में वृद्धि नहीं की है। आरबीआई ने एनबीएफसी के सूक्ष्म वित्त ऋण के जोखिम भार में वृद्धि नहीं की है। उन्होंने सूक्ष्म वित्त ऋण जो है उसके जोखिम भार में वृद्धि नहीं की है। असुरक्षित पर्सनल लोन और कंज्यूमर लोन के मामले में ही रिस्क में वृद्धि की है। और इसके अलावा बैंकों के असुरक्षित पर्सनल लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन और क्रेडिट कार्ड के मामले में जोखिम रिस्क को बढ़ाया है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बढ़ा हुआ जोखिम भार बकाया और नए ऋण दोनों पर भी लागू होगा। बकाया ऋण जो होगा उस पर भी पहले से लागू है वो भी, और पहले से जो ऋण है उस पर भी, और नया ऋण जो होने वाला है उस पर भी ये जोखिम रिस्क लागू होगा, जोखिम भार जो है वो लागू होगा। बैंक भविष्य में किसी भी ऋण के डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति से निपटने के लिए प्रोविजनिंग के रूप में पूंजी अलग रखते हैं, इससे ही जोखिम भार कहा जाता है। बैंक भविष्य में किसी भी ऋण के डिफ़ॉल्ट होने की स्थिति में निपटने के लिए प्रोविजनिंग के रूप में पूंजी अलग रखते हैं, इसे ही जोखिम भार कहा जाता है। प्रोविजनिंग जो होती हैं निपटने के लिए प्रोविजनिंग के रूप में अलग पूंजी रखते हैं, जोखिम भार इसे कहा जाता है। असुरक्षित ऋण वितरण से अधिक वृद्धि को देखते हुए जोखिम भार को बढ़ाया गया है। ठीक है, असुरक्षित ऋण वितरण में अधिक वृद्धि हुई है इसलिए जोखिम का भार को बढ़ाया गया है। और ऋण डिफ़ॉल्ट की स्थिति में अतिरिक्त पूंजी रखा गया है, उसका भार काफ़ी बढ़ा दिया गया है जोखिम भार के रूप में। जोखिम भार बढ़ाने के प्रभाव क्या होंगे? उपभोक्ता को ऋण पर उच्च ब्याज दर चुकानी होगी। ठीक, दूसरा, आरबीआई बैंकों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्देश दे रहा है कि वे असुरक्षित ऋण व क्रेडिट कार्ड वितरण पर अंकुश लगाएं। इससे बैंकों और एनबीएफसी को अपने पास अधिक पूंजी सुरक्षित रखनी होगी, इससे उनकी पूंजी की लागत बढ़ जाएगी। आरबीआई का नया निवेश बेसेल मानदंडों के अनुरूप है। ठीक है, बेसेल मानदंड के बारे में जाने तो ये अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के सुचारू और जोखिम रहित संचालन के लिए विनिमय है। ये विनिमय बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसेल समिति ने जारी किए हैं। बेसेल समिति ने जारी किए, इसलिए नियमों को हम क्या कहते हैं? बेसेल मानदंड कहते हैं। ठीक है, ये विनियम है। बेसेल समिति जो है बैंकिंग पर्यवेक्षण पर, उसने बैंकों द्वारा विविध जोखिमों से निपटने के लिए बैंकिंग से संबंधित 3 मानदंड तैयार किए हैं। बेसेल 1, बेसेल 2, बेसेल 3 मानदंड। बेसेल 1, बेसेल 2 ये 3 मानदंड यहाँ पर
बेसल समिति ने तैयार किए हैं। आरबीआई ने 1992 में बेसल 1, 2009 में बेसल 2 और आरबीआई ने बेसल 3 को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। अभी 1992 में 1 को और 2009 में बेसल 2 को लागू कर दिया था। अब तीसरे की बात है, चरणबद्ध तरीके से लागू करने की बात की जा रही है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है, नेपाल ने सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक को प्रतिबंधित किया है। तो नेपाल ने अभी टिकटॉक को प्रतिबंधित कर दिया है। नेपाल सरकार के अनुसार टिकटॉक ऐप सामाजिक सद्भाव के समक्ष खतरा उत्पन्न कर रहा है, इसलिए इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि कई देशों संघों ने भी टीiktok पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इन देशों संघों में भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, EU है, ठीक है, इसके अलावा USA है, बेल्जियम है, इसमें शामिल है बहुत सारे देश। सोशल मीडिया ऐप एक सामूहिक शब्दावली है। इस शब्दावली का इस्तेमाल इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टिकटॉक, ट्विटर जैसी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है। इसमें सभी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस का उपयोग संचार, कंटेंट साझाकरण, कोलैबोरेशन आदि के लिए किया जाता है। 2003 की शुरुआत में भारत में सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या 398 मिलियन थी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अनुसार भारत में 2022 में साइबर सुरक्षा से संबंधित 13.91 लाख घटनाएं दर्ज की गई हैं। 2022 में साइबर सुरक्षा से संबंधित कितनी घटनाएं? लगभग ये मान के चलिए 14 लाख के आसपास। एग्जैक्ट नहीं है, मतलब मान के चलिए। एग्जैक्ट आंकड़ा बताएं तो 13.91 लाख घटनाएं, 13,91,000 घटनाएं ऐसी 2022 के वर्ष में घटित की। ये मेइती के अनुसार ऐसा है, इतनी घटनाएं दर्ज की गई हैं। सोशल मीडिया से जुड़े साइबर अपराधों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया गया है, ध्यान दीजिएगा। एक तो सोशल मीडिया यूजर्स को लक्षित करने वाले साइबर अपराध, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग से साइबर अपराध, इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साइबर अपराधों का विज्ञापन। तो देखिएगा, पहला है सोशल मीडिया यूजर्स को लक्षित करने वाले साइबर अपराध। तो निजता का उल्लंघन करने वाले अपराध, सोशल मीडिया अकाउंट हैक करने से संबंधित अपराध, ठीक है। एक तो प्राइवेसी का उल्लंघन करने वाले अपराध जो हैं किसी यूज़र को लक्षित करके, इसके अलावा उसके अकाउंट, किसी यूज़र विशेष के अकाउंट को हैक करने से संबंधित अपराध। तो ये हैं किसी यूज़र को लक्षित करने वाले, निजता का उल्लंघन, प्राइवेसी का उल्लंघन और सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग। दूसरा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के दुरुपयोग से साइबर अपराध, जैसे फिशिंग है, स्कैम्स हैं, फेक प्रोफाइल्स है, साइबर उत्पीड़न है। फिशिंग और स्कैम्स ये नए शब्द हैं, इनको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर साइबर अपराधों का विज्ञापन देखें तो चोरी हुए क्रेडिट कार्ड्स के विज्ञापन, गैर कानूनी कृत्यों के वीडियो ट्यूटोरियल्स आदि। तो चोरी हुए क्रेडिट कार्ड्स के विज्ञापन दिखाए जाते हैं और गैर कानूनी कृत्यों के विज्ञापन ट्यूटोरियल दिखाए जाते हैं, गैर कानूनी कृत्य जो हैं उनके। ये सारी खबर थी। सो नेपाल ने टिकटॉक को प्रतिबंधित किया है। अगली खबर तो यही है, पूरी नहीं हुई मतलब। हाँ, तो साइबर अपराधों के प्रति सोशल मीडिया की सुभेद्यता के कारण जाने। साइबर अपराध डेटा चोरी करने जैसे इन सोशल इंजीनियरिंग हमलों के लिए निजी जानकारी का उपयोग करते हैं। सोशल इंजीनियरिंग यानी कि हेरफेर की तकनीक है जिसमें निजी जानकारी एक्सेस आदि करने के लिए मानवीय त्रुटि का फायदा उठाया जाता है, ठीक है। साइबर अपराध क्विज के माध्यम से डेटा एकत्र कर लेते हैं। इस डेटा की मदद से अपराधी यूजर्स के अकाउंट तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करते हैं। मोबाइल्स जैसे असुरक्षित पोर्टेबल उपकरणों के खोने, चोरी होने का अधिक खतरा रहता है। इसके चलते ऐसे उपकरण से निजी सूचना के चोरी होने का जोखिम हमेशा बना रहता है। लोकप्रियता और अधिक उपयोग। एक भारतीय हर दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर औसतन 194 मिनट व्यतीत करता है, ठीक है। लोकप्रियता बढ़ रही है और अत्यधिक उपयोग भी हो रहा है सोशल मीडिया का। जैसे मैंने बताया, हर दिन हर भारतीय 194 मिनट औसतन जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बिता रहा है, व्यतीत कर रहा है। सोशल मीडिया से जुड़े साइबर जोखिम को कम करने के लिए उपाय क्या हो सकते हैं? तो उपाय हैं, घटित अपराध की रिपोर्ट करनी है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, कैसे करनी है, ठीक। इसके अलावा कंटेंट को ब्लॉक करने और फिल्टर करने के तरीकों के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा जियो लोकेशन को ऑफ रखनी चाहिए। इसके अलावा निजी इंटरनेट कनेक्शन का उपयोग करना चाहिए।
अब देखते हैं सोशल मीडिया से जुड़े साइबर अपराधों को कम करने के लिए भारत ने कौन कौन सी शुरू की पहले। तो ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, एक तो ऑनलाइन साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ये शिकायतकर्ताओं को बाल शोषण से संबंधित कंटेंट की रिपोर्ट करने में सक्षम करता है। ठीक है, तो शिकायतकर्ता जो होता है वो बाल यौन से शोषण से संबंधित कोई भी कंटेंट है उस पर रिपोर्ट कर सकता है। ये पोर्टल इस तरह से इनको सक्षम बनाता है शिकायतकर्ताओं को। इसके अलावा देखें तो I4C भी यहाँ पर है, साइबर अपराध समन्वय केंद्र यहाँ पर हैं। ये साइबर अपराध से संबंधित मुद्दों को व्यापक और समन्वित तरीके से प्रतिबंधित करता है। यहाँ पर I4C यहाँ पर 4 प्रकार के हैं और इसके बारे में हमने पढ़ा भी है अभी पिछले ही किसी दूसरे और तीसरे दिन में ही इसको पढ़ा है। I4C की फुल फॉर्म हो जाएगी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इसको हम कहते हैं I4C। ये साइबर अपराध से संबंधित मुद्दों को व्यापक और समन्वित तरीके से प्रतिबंधित करता है। इसके अलावा CERTIN यहाँ पर जो है साइबर संकट प्रबंधन योजना जो है CERT। इसके अलावा CERTIN की साइबर संकट प्रबंधन योजना भी है। CERT की फुल फॉर्म हो जाएगी कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। ठीक है, तो ये इमरजेंसी में जवाबदेह होती हैं और इसके बारे में हमने कल विस्तार से पढ़ा है। तो इस बारे में विस्तार से समझने के लिए कल वाली न्यूज़ आप ज़रूर देखिएगा। जैसे मैंने कल बताया था कि CERTIN ने ही जो है एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के तहत जो है लगभग 13.91 लाख साइबर सुरक्षा से संबंधित घटनाएं दर्ज की गई हैं। और ये जो है सूचना और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार मंत्रालय के अंतर्गत ही एक नोडल एजेंसी जैसे मैंने बताया CERTIN है। ठीक है, अगली खबर की बात करें तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन APEC जो है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, ठीक है, APEC इकोनॉमिक लीडर्स की 30वीं बैठक सैन फ्रांसिस्को में हुई है। समझेंगे इसको, सैन फ्रांसिस्को क्या है, APEC क्या है। 2011 के बाद पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका ने वार्षिक APEC शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है। 2011 के बाद ही पहली बार हुआ है। थीम क्या है, सभी के लिए लचीले संधारणी भविष्य का निर्माण करना है, क्रिएटिंग ए रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। APEC के बारे में जाने तो एक क्षेत्रीय आर्थिक समूह है। 1989 में 12 सदस्यों के साथ इसको गठित किया गया था। वर्तमान में 21 सदस्य हैं, 12 के जस्ट उल्टे कर लो, 1 2 2 1। ठीक है, इसमें कौन कौन से सदस्य अभी शामिल हैं उसके बारे में हमें समझना चाहिए। 21 सदस्य मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उसमें जो 12 सदस्य थे पहले वो वाले देख लो पहले तो, जिसको हम APEC के फाउंडिंग मेंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो फाउंडेशन के इसकी स्थापना के समय जो थे उसमें ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। उसमें APEC के उस समय के मेंबर्स कौन कौन थे तो उस समय ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया और मलेशिया, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट, न्यूजीलैंड, फिलीपींस। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट, न्यूजीलैंड, फिलीपींस। और इसके अलावा के जो मेंबर्स हैं जो अब 21 हो गए हैं उसमें है चाइना और हांगकांग, चिली, मैक्सिको, इसके अलावा चाइनीज़ तैपेई और इसके अलावा पापुआ न्यू गिनी, इसके अलावा वियतनाम, रसिया और पेरू। इसमें कौन से देश किस महाद्वीप से, मैं आपको थोड़ा सा अगर अंदाजा दूँ तो ध्यान से सुनिएगा। एक तो इसमें पेरू कंट्री है, वो है साउथ अमेरिका का, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका का कंट्री है पेरू। पेरू की राजधानी लीमा है और पेरू जो है काफ़ी महत्वपूर्ण कंट्री में है। जैसे मैंने बताया पेरू में फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स मिलते हैं और पेरू जो है उसकी राजधानी लीमा जो है उसमें क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2014 हुई थी। ठीक है, क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस
जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस वार्ता हुई थी 2014 में, इसी पेरू की राजधानी लीमा है उसी में। ठीक है, इसके अलावा एक पेरू के अलावा एक और कंट्री जो है साउथ अमेरिका का, वो यहाँ पर है चिली। चिली और पेरू दोनों ही बाद में शामिल हुए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स में नहीं है दोनों ही, चिली और पेरू। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे देश इसमें नॉर्थ अमेरिका के भी हैं, जैसे मैक्सिको मेरे हिसाब से होना चाहिए। अगर बात करें अफ्रीकन कंट्रीज़ में से अगर कोई है तो वो कौन सा कंट्री इसमें शामिल है, ध्यान दीजिएगा। तो अब हम एपेक के फाउंडिंग कंट्रीज एक बार बता रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड, यूनाइटेड स्टेट, न्यूजीलैंड, फिलीपींस। ठीक, अब हम बात करते हैं उन कंट्रीज़ की। इसमें काफ़ी एशियन कंट्रीज़ भी इस एपेक में शामिल है, जैसे चाइना है, रसिया है, और भी कुछ कंट्रीज होनी चाहिए। और दो जो हैं साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ भी हैं, जैसे चिली है और पेरू हैं। और तो बाकी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। और टोटल इसमें जो सदस्यों की संख्या, जैसे मैंने बताया यहाँ पर पहले ही, 21 सदस्य यहाँ पर हैं। और ये एपेक जो हैं, ये प्रशांत महासागर के आसपास की अर्थव्यवस्था का एक समूह है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में व्यापार, निवेश, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। एपेक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद, जो वैश्विक जीडीपी है, जीडीपी में लगभग 62% की, और वैश्विक व्यापार में लगभग 50% की हिस्सेदारी करता है। तो वर्ल्ड जीडीपी में एपेक की 62%, और वैश्विक व्यापार जो है, वर्ल्ड ट्रेड जो है, उसमें 50% की हिस्सेदारी है। विश्व की 38% जनसंख्या एपेक देशों में निवास करती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इस संगठन में आम सहमति से निर्णय लिए जाते हैं। ये संगठन गैर बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं के आधार पर कार्य करता है। गैर बाध्यकारी मतलब इस पर बाध्यकारी नहीं प्रतिबद्धता है, लेकिन आम सहमति हो जाती है। भारत 2011 से एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में संगठन से जुड़ा हुआ है, पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा इस बात का। भारत एपेक का सदस्य क्यों नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। इस संगठन में भारत की संरक्षणवादी प्रवृत्ति को लेकर संदेह व्याप्त हैं। साथ ही संगठन के अनुसार आर्थिक सुधारों में विश्व व्यापार संगठन से भागीदारी के संबंध में भारत ने संतोषजनक प्रदर्शन नहीं किया है। ठीक है, आर्थिक सुधारों और विश्व व्यापार संगठन में भागीदारी के संबंध में, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO के संबंध में 1997 से एपेक समूह में नए सदस्यों को शामिल करने पर रोक है। 1997 से भारत की सीमा भी प्रशांत महासागर की तटरेखा से नहीं लगती। यह कारक भी भारत की सदस्यता के समक्ष एक बाधा है। भारत के लिए एपेक का महत्व देखें तो यह एपेक के सदस्य देशों के साथ व्यापार बाधाओं को कम करने, इन देशों में वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, मुक्त प्रवाह बढ़ावा देने के आदि के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा ये संपूर्ण एशिया प्रशांत में भौतिक अवसंरचना की कनेक्टिविटी, लोगों के आवागमन, संस्था के स्तर पर संबंधों के सुधार करने के लिए आवश्यक हैं। भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, निवेश आकर्षित करने के लिए, मेक इन इंडिया जैसी पहल का समर्थन करने के लिए एपेक की भागीदारी जरूरी है। यह संगठन जो है एपेक IT, फार्मास्यूटिकल्स, नवीकरणीय ऊर्जा आदि में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, टेक्नोलॉजी के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान कर सकता है। ये खबरें थी। अगली खबर की बात कर लेते हैं। अगली खबर है, भारतीय शोधकर्ताओं ने पहली बार मिल्की वे आकाश गंगा के बाहर एक ब्लैक होल के एक्सरे पोलराइजेशन का पता लगाया है। ठीक है, भारतीय शोधकर्ताओं ने पहली बार ऐसा किया है। मिल्की वे जो हमारी आकाश गंगा है, उसके बाहर एक ब्लैक होल से एक्सरे पोलराइजेशन का पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड X3 LMC X3 में स्थित एक ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्र में उत्सर्जित होने वाले विकिरणों का पता लगाया है। LMC X3 लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड, इसको हम कहते हैं लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड LMC X3 में एक स्थित ब्लैक होल है उसके आसपास। तो उस क्लाउड में स्थित X3 क्लाउड में स्थित एक ब्लैक होल, जिसको हम लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड या LMC X3 प्रणाली जो है उसमें स्थित एक ब्लैक होल के आसपास में उन्होंने एक उत्सर्जित विकिरणों का पता लगाया है। वैज्ञानिकों ने पता लगाया है LMC X3 प्रणाली पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष दूर है यहाँ पर, तो वो यहाँ से 2 लाख प्रकाश वर्ष दूर हैं। मिल्की वे आकाशगंगा में अनेक छोटी सैटेलाइट आकाशगंगाओं से घिरी हुई हैं। अनेक छोटी सैटेलाइट जो हैं, अनेक छोटी सैटेलाइट आकाशगंगाओं से घिरी हुई हैं।
इनमें से दो अनियमित हैं ड्वार्फ सैटेलाइट आकाशगंगा को लार्ज मैग्नेटिक क्लाउड और स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड। ठीक है, लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड यानी कि LMC और स्मॉल यानी SMC। LMC और SMC इन इन दो इनमें से दो जो हैं अनियमित ड्वार्फ सैटेलाइट आकाशगंगाओं को जो है LMC और SMC कहा जाता है। मिल्की वे में मिल्की वे आकाशगंगा अनेक आकाशगंगाओं से घिरी हुई हैं। ठीक है, छोटी सैटेलाइट आकाशगंगाओं से घिरी हुई हैं। आकाशगंगाएं जो हैं उनमें दो अनियमित हैं, एक मिल्की वे के आसपास में एक तो LMC आकाशगंगा है और एक SMC है। LMC यानी कि लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड और स्मॉल मैगेलेनिक क्लाउड, और ये दो जो हैं अनियमित ड्वार्फ सैटेलाइट आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, ये दो अनियमित ड्वार्फ सैटेलाइट आकाशगंगाएं मिल्की वे आकाशगंगा के दक्षिणी खगोलीय गोलार्ध सदर्न कैलेस्ट्रियल हेमिस्फेयर में परिक्रमा कर रही हैं, दक्षिणी यानी नीचे की साइड में। शोधकर्ताओं ने LMC X3 का अध्ययन करने के लिए इमेजिंग एक्स-रे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर यानी कि IXPE और इसके अलावा न्यूट्रॉन स्टार इंजीनियरिंग कंपोजिशन एक्सप्लोरर यानी कि NICER नाइसर मिशन एवं न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप एरे यानी कि न्यू स्टार, नाइसर और IXPE, नाइसर और न्यू स्टार, इन सब का इस्तेमाल किया है। फिर से बता देता हूँ, इमेजिंग यानी एक्सरे यानी एक्स, पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर PE, तो IXPE यानी इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर, न्यू स्टार इंजीनियरिंग कॉम्पोजिशन, दूसरा है न्यू स्टार इंजीनियरिंग कंपोजिशन एक्सप्लोरर। तो न्यू स्टार इंजीनियरिंग, न्यू स्टार यानी N, इंजीनियरिंग यानी I, कंपोजिशन यानी C, एक्सप्लोरर यानी कि ER। ठीक है, ER हो गया। इसके अलावा देखें तो है न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप एरे की बात करें तो न्यूक्लियर NU, स्पेक्ट्रोस्कोपिक S और T हो जाएगा टेलीस्कोप एरे AR हो जाएगा। ठीक है, इसका पता लगाया है। IXPE जिसको हम कहते हैं इमेजिंग एक्स-रे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर, ये खगोलीय पिंडों को एक्स-रे के पोलराइजेशन का अध्ययन करने वाला नासा का पहला मिशन था। IXPE खगोलीय पिंडों से एक्स-रे के एक्स-रेज जो आती हैं उनके पोलराइजेशन, उनके ध्रुवण का अध्ययन करने वाला नासा का पहला मिशन था ये IXPE। ठीक है, इसरो की आगामी एक्स-रे पोलरीमेट्री सैटेलाइट जो है मिशन इस तरह की क्षमता से युक्त दूसरा सैटेलाइट होगा। ठीक है, नासा का पहला मिशन था ये, और दूसरा मिशन जो है भारत का होगा, इसरो का मिशन होगा ये। इसका नाम है एक्स-रे पोलरीमेट्री सैटेलाइट मिशन होगा ये, अभी तो है नहीं। शोधकर्ताओं ने एक्स-रे पोलरीमेट्री का उपयोग ये प्रदर्शित करने के लिए किया है कि ब्लैक होल से उत्सर्जित होने वाली एक्स-रे ध्रुवीकृत प्रकृति की थी। इसका अर्थ है कि डिग्री और कोण को बदल देता है। ध्रुवीकृत का मतलब, ठीक है, ब्लैक होल से उत्सर्जित जो एक्स-रे हैं वो ध्रुवीकृत प्रकृति की थी। इसका अर्थ यह डिग्री और कोण को बदल देता है। एक्स-रे पोलरीमेट्री के बारे में जाने तो ये खगोलीय अवलोकन की एक तकनीक है। इससे पता लगाया जाता है कि ब्लैक होल्स के निकट कहाँ से विकिरण उत्सर्जित हुई हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में कॉस्मिक किरणों की उत्पत्ति, ब्लैक होल्स की प्रकृति और उच्चतम भौतिक रूप से संभव चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ पदार्थ की अंतःक्रिया का अध्ययन करने में भी मदद करता है। तो ये थी भारतीय शोधकर्ताओं ने पहली बार मिल्की वे आकाशगंगा के बाहर ब्लैक होल जो थे उस ब्लैक होल से एक्स-रे पोलराइजेशन का पता लगाया है। अगली खबर की बात करें तो वो है भारत ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट VOGSS की मेज़बानी की है। ठीक है, VOGSS की मेज़बानी की है। अब यहाँ पर ये क्या है इसको समझना ज़रूरी है। सबसे पहले देखते हैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट क्या है, VOGSS क्या है। ये सम्मेलन जो है VOGSS जिसको वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट कहते हैं, तो ग्लोबल साउथ समिट में शामिल हैं। ये सम्मेलन अधिक समावेशी प्रतिनिधित्व वाली प्रगतिशील विश्व व्यवस्था की दिशा में हुई प्रगति को जारी रखने के उपायों पर केंद्रित हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के दौरान दक्षिण DAK SHIN का भी उद्घाटन किया है।
ठीक है। ये ग्लोबल साउथ के देशों के लिए ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, साउथ के देशों के लिए ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। भारत के प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ के लिए 5 CS का भी सुझाव दिया है। ये 5 CS हैं: परामर्श यानी कंसल्टेशन, दूसरा है कॉरपोरेशन, 5 C की बात की गई, 5 CS का मतलब 5 C's की बात की गई। 5 C कौन से हैं यहाँ पर? एक C है कंसल्टेशन, दूसरा है कॉरपोरेशन यानी सहयोग, तीसरा है कम्युनिकेशन संचार, इसके अलावा यहाँ पर क्रिएटिविटी रचनात्मकता और क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग। तो कंसल्टेशन, कॉरपोरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ये 5 C साउथ के लिए बात की हैं। भारतीय प्रधानमंत्री ने ये बात की हैं। C5 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और सम्मेलन में यहाँ पर दक्षिण DAKSHIN दक्षिण का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर दक्षिण की फुल फॉर्म अगर आप जानना चाहें तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। इसकी फुल फॉर्म नहीं है, इसकी फुल फॉर्म नहीं है, ये जो है इसी नाम से उद्घाटन किया है। ध्यान दीजिएगा। भारत ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट VOGSS की मेज़बानी की है। सम्मेलन अधिक समावेशी, प्रतिनिधित्व वाली, प्रगतिशील विश्व व्यवस्था की दिशा में हुई प्रगति को जारी रखने के उपायों पर केंद्रित होगा। ये सम्मेलन जो है जिसकी जो मेज़बानी है वो भारत ने की है, और ये दूसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट यानी VOGSS है। ये जो है भारत के प्रधानमंत्री जहाँ वहाँ पर गए थे, और भारत के प्रधानमंत्री ने सम्मेलन के दौरान दक्षिण DAKSHIN दक्षिण का उद्घाटन किया। ये ग्लोबल साउथ देश जो हैं उनके लिए ग्लोबल साउथ सेंटर फॉर एक्सीलेंस है। भारत के प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ के लिए 5 C की बात की हैं: कंसल्टेशन, कॉरपोरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। इससे पहले जनवरी 2023 में भारत ने प्रथम वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी की थी, ठीक है। भारत ने प्रथम वॉइस ऑफ साउथ ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी जो है की थी जनवरी 2023 में। अब भारत ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट VOGSS की मेज़बानी की है। तो ये जो है प्रथम जो है मेज़बानी की थी वो जनवरी 2023 में की थी। इसमें ग्लोबल साउथ के 125 देशों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की थीम थी यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्सन्स। ग्लोबल साउथ शब्दावली का आशय ऐसे देशों से हैं जो अक्सर विकासशील, अल्प विकसित या अविकसित रूप में संबोधित किया जाता है। ग्लोबल साउथ की अवधारणा को 1980 की ब्रेट लाइन से जोड़कर देखा जाता है। ये ब्रांड लाइन जो है, ब्रांड लाइन इसको समझना चाहिए। ब्रांड लाइन में कौन कौन शामिल हैं, कौन से देश इसमें शामिल हैं। दक्षिण सहयोग की आवश्यकता क्यों है? दक्षिण सहयोग की आवश्यकता कई बिंदुओं को लेकर, जैसे अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग देशों पर जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों या असमान प्रभाव से निपटने के लिए सहयोग जरूरी है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे बहुपक्षीय वैश्विक संगठनों की प्रतिनिधित्व प्रणाली में सुधार करने के लिए सहयोग आवश्यक है। इसके अलावा देखें तो इस खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने में आपसी सहयोग सिद्ध आवश्यक हो गया। सतत विकास लक्ष्य से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs को प्राप्त करने के लिए भी आपसी सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दक्षिण सहयोग के लिए भारत द्वारा शुरू की गई पहलें देखें तो भारत की पहल जो है उसमें एक तो अफ्रीकी संघ को G20 समूह का सदस्य बनाया गया है, ठीक है। अफ्रीकी संघ को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन जैसी पहलें शुरू की गई हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महर्षि यहाँ पर शुरू की गई, महर्षि की पहल शुरू की गई। महर्षि यानी मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव। तो मिलेट्स में से M उठा लिया, एंड में से A उठा लिया, तो ये बड़ा MA। अब महर्षि में HA बनाना है तो H जो है उठा लिया हमने, एंड अदर जो है अदर में से H उठा लिया, और एंशिएंट से A उठा लिया, ठीक है। तो महर्षि में MA मिलेट्स,
एंड अदर में से एच उठा लिया, अदर में एच बीच में पड़ता लेकिन उठा लिया फिर भी, तो एंशिएंट से उठा लिया तो ये बना MAH मह। अब हमको उठाना है RI, ठीक है, RISSI, ठीक है, तो ये महर्षि, महर्षि, ठीक है। RI कहाँ से उठाएंगे, तो R तो एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव, तो रिसर्च एक मिनट, इंटरनेशनल में तो ये इस प्रकार महर्षि पहल शुरू की गई है। मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव, मिलेट्स और अन्य प्राचीन अनाज अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान पहल, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं मिलेट्स वर्ष 2023 को था या 22 को घोषित किया गया था, मुझे इसका अनुमान नहीं एग्जैक्टली, पर ये पता है कि इसको घोषित किया गया था। और G20 डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है। भारत ने ग्लोबल साउथ देशों के साथ मौसम और जलवायु पर्यवेक्षण हेतु उपग्रह सेवा लॉन्च कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, ठीक है। यहाँ पर एक देखो ब्रेंट लाइन जिसको हम कहते हैं, ब्रेंट लाइन की बात करूँ अगर मैं, तो ब्रेंट लाइन किन किन देशों से होकर गुजरती हैं, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पर। ब्रेंट लाइन की बात कर रहे हैं हम, ब्रेंट लाइन, ये देखिए इसमें पूरा साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में, इंडिया तो है ही, इंडिया के अलावा भी आसपास की सारी कंट्रीज़ और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इस तरफ के सारे देश और चाइना भी, तो मतलब इस तरफ जो साउथ वाले काफ़ी देश है, उसमें ऑस्ट्रेलिया को छोड़ दो, बाकी साउथ वाले अधिकांशतः देश, भूमध्य रेखा से ऊपर भी गए हैं ये लोग, तो साउथ वाले काफ़ी कंट्रीज़ यहाँ पर जो है इसमें शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया को नहीं गिनना है, बाकी सारे इसमें शामिल है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगली खबर की ओर बढ़ जाते हैं, तो अब हम सुर्खियों की तरफ बढ़ रहे हैं। सुर्खियाँ हमारे पास आ गई हैं। सुर्खियों में पहली है पुलिस कस्टडी, ध्यान दिएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS विधेयक 2023 में प्रावधान किया गया है कि प्रारंभिक जांच अवधि के दौरान किसी भी समय 15 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की जा सकती है। प्रारंभिक जांच अवधि के दौरान, ठीक है। प्रारंभिक जांच अवधि 60 दिन या 40 दिन की हो सकती है। प्रारंभिक जांच अवधि 40 दिन की भी हो सकती है, 60 दिन की भी हो सकती है। इस दौरान 15 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी जा सकती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक जांच अवधि के दौरान ही मांगी जा सकती है पुलिस कस्टडी 15 दिन की। इसमें ये प्रावधान किया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में BNSS विधेयक 2023 में। BNSS के प्रावधान के अनुसार मजिस्ट्रेट किसी आरोपी की पुलिस कस्टडी की अवधि को शुरुआती 15 दिनों से अधिक बढ़ा सकता है। हालांकि गृह मामलों पर संसदीय स्थायी समिति ने इस प्रावधान का दुरुपयोग होने के प्रति आगाह किया है। गृह मामलों पर संसदीय समिति जो है, स्थायी समिति जो गृह मामलों पर, उसको एक सामान्य नियम बनाने के सुझाव प्राप्त हुए हैं। इस सुझाव के नियम के अनुसार रिमांड के पहले 15 दिनों के भीतर ही पुलिस कस्टडी ली जानी चाहिए, ठीक है। पहले 15 दिन की बात की जा रही है, ठीक है। इसके दुरुपयोग को लेकर के आगाह किया है इस समिति ने, ठीक है। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS विधेयक 2023 में प्रावधान किया गया है, प्रारंभिक जांच अवधि के दौरान किसी भी समय 15 दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की जा सकती है। प्रारंभिक जांच अवधि 60 दिन या 40 दिन की हो सकती हैं। BNSS प्रावधान के अनुसार मजिस्ट्रेट किसी आरोपी की पुलिस कस्टडी की अवधि को शुरुआती 15 दिनों से अधिक बढ़ा सकता है, ठीक है। 15 दिनों से अधिक पुलिस कस्टडी बढ़ा सकता है। ये जो है सुझाए गए नियम के अनुसार रिमांड के पहले 15 दिन के भीतर ही पुलिस कस्टडी की जानी चाहिए। अगली सुर्खी की बात करें तो वह है हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद, इंडो पैसिफिक रीजन, इसको हम कहते हैं इंडो पैसिफिक रीजन संवाद। यहाँ पर डायलॉग की बात हो रही है, तो IPRD इंडो पैसिफिक रीजन डायलॉग 2023, इंडो पैसिफिक रीजन डायलॉग यानी कि IPRD का 2023 संस्करण नई दिल्ली में संपन्न हुआ। कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में।
इंडो पैसिफिक रीजन डायलॉग भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित शीर्ष स्तरीय क्षेत्रीय सामरिक संवाद कार्यक्रम है। ये भारतीय नौसेना जो है, नेवल जो फोर्स है हमारी, उसने इसको आयोजित किया। ये प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। IPRD 2023 की बात हो रही है। इसकी थीम है हिंद प्रशांत समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी पर भू राजनीतिक प्रभाव। हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक जो समुद्री व्यापार है, जो मैराइन ट्रेड जो है, समुद्री व्यापार जो है, मैरीटाइम जिसको हम कहते हैं ट्रेड, इंडो पैसिफिक मैरीटाइम ट्रेड और कनेक्टिविटी पर भू राजनीतिक प्रभाव। ठीक है। IPRD 2023 का आयोजन नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन नई दिल्ली में भारतीय नौसेना ने नॉलेज पार्टनर के रूप में किया था। ठीक है। IPRD का लक्ष्य है हिंद प्रशांत क्षेत्र में अलग अलग समुद्री सामरिक गतिविधियों, क्षेत्रीय अवसरों और चुनौतियों की समीक्षा करना, साथ ही क्षेत्र के मुख्य हितधारकों के बीच चुनौतियों के समाधान पर संवाद को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य है। ठीक है। अगली सुर्खी की बात करते हैं तो वैश्विक अवसंरचना यानी कि वर्ल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के लिए साझेदारी यहाँ पर ये देखने को मिल रही है, PGII। ठीक है। साझेदारी यानी पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने PGII यानी कि पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट यानी PGII के इन्वेस्टर फोरम में हिस्सा लिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने PGII के बारे में जाने तो ये अवसंरचना में निवेश को आकर्षित करने की एक पहल है। PGII की घोषणा 2021 में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में की गई थी। इसे आधिकारिक तौर पर 2022 में शुरू किया गया था। G7 के सदस्य संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपीय संघ और जापान है। G7 में कौन कौन है? अमेरिका है, कनाडा है, यूनाइटेड किंगडम है। अमेरिका कनाडा तो दोनों हो ही गए, साउथ और मतलब साउथ में ही है, नॉर्थ में ही है ये, अमेरिका और कनाडा दोनों ही शायद, हाँ बिल्कुल। और नॉर्थ अमेरिका जो है उसमें यूनाइटेड किंगडम, UK की बात हो रही है, यूरोप में है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपीय संघ और जापान, ये सब शामिल हैं इस G7 में। ठीक है। इस पहल का लक्ष्य 2027 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना है। 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने की बात की जा रही है। 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर। जुटाए गए धन का उपयोग विकासशील देशों में अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करने के लिए किया जाएगा। ठीक है। 2027 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का लक्ष्य है इस पहल का, जिसको हम क्या कह रहे हैं? वैश्विक अवसंरचना निवेश के लिए साझेदारी PGII। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने PGII के इन्वेस्टर फोरम में हिस्सा लिया। PGII के बारे में जान लिया। जैसे कि मैंने अवसंरचना में निवेश आकर्षित करने की पहल है। 2021 में शिखर सम्मेलन में इसकी क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। ठीक है। 2021 में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुआ था G7 शिखर सम्मेलन, उसमें इसकी घोषणा की गई थी। इसे आधिकारिक तौर पर 2022 में शुरू किया गया था। 2021 में घोषणा हुई थी। G7 इसमें शिखर सम्मेलन जो हुआ था, G7 में यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम के अलावा USA, फ्रांस, जर्मनी, इटली, EU और जापान इसमें शामिल हैं। इस पहल का लक्ष्य 2027 तक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना है। जुटाई गई धन का उपयोग विकासशील देशों में अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी कमियों को दूर करने के लिए किया जाएगा। साथ ही यह पहल विश्व स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्राप्ति की दिशा में हो रही प्रगति को भी तेज करेगी। अगली खबर की बात करें तो वह है केंद्रीय जल आयोग। क्या है केंद्रीय जल आयोग? सेंट्रल वाटर कमीशन, जिसको हम कहते हैं CWC सेंट्रल वाटर कमीशन CWC के अनुसार 2023 में भारत के दक्षिणी राज्यों के जलाशयों का जल स्तर कम है। भारत के दक्षिणी जो राज्य हैं, जो सदर्न स्टेट्स हैं, उनके जल स्तर कम है। मानसून के दौरान सामान्य से कम वर्षा, विशेष रूप से अक्टूबर महीने में सामान्य से कम वर्षा होने के कारण जल स्तर कम हुआ है। ठीक है। पिछले 123 वर्षों में ये छठा सबसे कम वर्षा वाला अक्टूबर का महीना है, पिछले 123 वर्षों में।
पिछले 123 वर्षों में छठी बार ये ऐसा हुआ है कि अक्टूबर का महीना सबसे कम वर्षा वाला गया है साउथ में। 123 वर्षों में छठा सबसे कम वर्षा वाला महीना अक्टूबर का महीना है। 123 वर्षों की बात हो रही है। सेंट्रल वाटर कमीशन CWC के बारे में जाने तो CWC जल संसाधन क्षेत्र में एक प्रमुख तकनीकी संगठन है। वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय के रूप में ये कार्य कर रहा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के संलग्न ऑफिस के रूप में, कार्यालय के रूप में, अटैच्ड ऑफिस के रूप में, अटेस्टेड ऑफिस के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसको काम दिए CW की दिए गए काम की बात करें CWC इसे जल संसाधनों के मामले में राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जल संसाधनों के मामले में राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स जो है उनके साथ समन्वय करने की बात इसको दी गई है, कोऑर्डिनेट करे। इसके अलावा जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण, उपाय और जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और उपयोग के योजनाएं बनाना, कार्यान्वयन करना भी CWC का कार्य है। अगली सुर्खी की बात करें तो वो है अमेजन वीमन ऑफ द वर्ल्ड यानी कि WOW वाव कार्यक्रम। अमेजन वीमन ऑफ द वर्ल्ड, अमेजन वीमन के लिए W, अमेजन वीमन के लिए W, ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ एन O, W एन वर्ल्ड। तो अमेजन वीमन के लिए W, बाकी ऑफ द वर्ल्ड यानी OW कार्यक्रम ये हैं। अमेजन इंडिया ने अपने अमेजन वाव कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेजन इंडिया जो हैं, अमेजन वीमन, तो अमेजन जो है अमेजन वाव कार्यक्रम शुरू किया गया है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके। अमेजन वाव कार्यक्रम का उद्देश्य संसाधन उपयोग को अनुकूलित, स्टेम क्षेत्र में महिलाओं कौशल को बढ़ाना, STEM यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स, ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स के क्षेत्र को स्टेम क्षेत्र कहा जाता है। स्टेम क्षेत्र में महिलाओं के कौशल को बढ़ाना अमेजन वाव कार्यक्रम का उद्देश्य है। ये अमेजन वाव, जब भी महिलाओं की बात आती है तो अमेजन वाव को याद रखिएगा, और साइंस और क्षेत्र में इनका कौशल बढ़ाने की बात की जाए स्टेम वाव को याद रखिएगा जरूरी। इस क्षेत्र में इनकी तकनीकी करियर के अवसरों को बढ़ावा देना है। स्टेम, साइंस, TE यानी टेक्नोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। स्टेम में 4 यहाँ पर हैं, जैसे बताया, S यानी साइंस, T यानी टेक्नोलॉजी, E यानी इंजीनियरिंग और M यानी मैथमेटिक्स। तो स्टेम के अंतर्गत ये आते हैं। ये कार्यक्रम उन सभी छात्राओं के लिए जो वर्तमान में 4 वर्षीय BTech, BE या 2 वर्षीय MCA, MTech, ME या प्रोग्राम या 5 वर्षीय दोहरी डिग्री प्रोग्राम में नामांकित हैं, उन सभी के लिए ये हैं। 4 वर्षीय BTech, BE या 2 वर्षीय MCA, MTech, ME, ठीक, ME प्रोग्राम या 5 वर्षीय हो, 4 वर्ष की हो, 2 वर्ष की हो, 5 वर्ष की हो, सभी डिग्री में ये शामिल हैं। वाव कार्यक्रम के तहत कोडिंग, समस्या समाधान, तकनीकी साक्षात्कार व डेटा संरचना, एल्गोरिथम आदि पर कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। अगली खबर की बात करें तो वास्प 107b, नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने वास्प 107b नामक एक एक्सोप्लैनेट यानी कि बहिर्ग्रह की खोज की है। बाह्यग्रह या बहिर्ग्रह। इस एक्सोप्लैनेट बहिर्ग्रह पर जल वाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड और सिलिकेट सैंड क्लाउड मौजूद हैं। सौरमंडल की सीमा से बाहर के ग्रहों को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। वास्प 107b इसकी जो है WASP वास्प 107b, इस ग्रह की खोज 2017 में की गई थी, ठीक है। ये 2017 में खोज लिया गया था और भारत ने अभी इस पर जो है जल वाष्प पर इसकी खोज की है। वाष्प पर जल वाष्प की खोज, वाष्प WASP, और वेपर को इंग्लिश में वाष्प कहते हैं, आपको पता ही है, हिंदी में कहते हैं इसको वाष्प। 2017 में खोजा गया था। ये विर्गो तारामंडल VIRGO कॉन्स्टलेशन तारामंडल यानी विर्गो नक्षत्र में अवस्थित हैं, ठीक है। ये पृथ्वी से 200 प्रकाश वर्ष दूर हैं, 200 प्रकाश वर्ष दूर हैं। इसका आकार लगभग बृहस्पति के आकार के जितना है। इसका द्रव्यमान नेपच्यून के द्रव्यमान के बराबर है। नेपच्यून के द्रव्यमान के बराबर हैं। बृहस्पति जितना आकार है।
नेपच्यून जैसा कि आप जानते हैं, इसको हम किसको कहते हैं नेपच्यून, ये नेपच्यून वीनस, सबसे पहला मार्स, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर नेपच्यून, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। नेपच्यून यानी कि वरुण, तो वरुण जितना इसका वरुण के बराबर द्रव्यमान आकार में ये बृहस्पति जितना है। ये पृथ्वी से लगभग 30 गुना बड़ा है, फिर भी सबसे कम घनत्व वाले ज्ञात ग्रहों में से एक है, इसलिए इसे फल्की प्लैनेट भी कहा जा रहा है। फल्फी प्लैनेट। ये बहिर्ग्रह, इस बहिर्ग्रह पर पृथ्वी के जैसी जल चक्र प्रणाली मौजूद है। अंतर सिर्फ इतना है कि ये जल की बूंदों की बजाय रेत की वर्षा होती हैं। ठीक है, यहाँ पर जल की बूंदों की बजाय रेत की वर्षा होती हैं। वाष्प 107b की खोज का महत्व, ये पृथ्वी के उद्विकास का पता लगाने में सहायता कर सकता है। इसके अलावा महत्व देखें इसका, तो ये पता लगाने में मदद कर सकता है कि मौसमी चक्र गृह भूगोल यानी प्लेनेटरी ज्योग्राफी को कैसे प्रभावित किया जाता है। मौसमी चक्र ग्रहीय भूगोल यानी कि प्लेनेटरी ज्योग्राफी को कैसे प्रभावित करते हैं मौसमी चक्र। इस बहिर्ग्रह के माध्यम से अध्ययन से ये पता लगाने में ये सहायता समझने में मदद मिलेगी कि वायुमंडल मौसम प्रणाली को कैसे प्रभावित करता है। अगली खबर की ओर बढ़ जाते हैं। अगली खबर है खसरा यानी कि मीजल्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत में अनुमानित 11 लाख बच्चों को खसरे का पहला टीका नहीं लगा था। 2022 में भारत सरकार के अनुसार ये आंकड़ा तथ्यों पर आधारित नहीं है। ठीक है, WHO की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में 11 लाख बच्चों को खसरे का पहला टीका नहीं लगा था। खसरे का पहला टीका नहीं लगा, पहला भी नहीं लगा। ठीक है, 11 लाख बच्चों को। भारत सरकार ने इन तथ्यों को नकारा है। खसरा एक अत्यधिक संक्रामक रोग है, वायरस के संक्रमण के कारण होता है। उन सभी उम्र के लोगों को संक्रमित कर सकता है, लेकिन बच्चे इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, संक्रामक रोग है, वायरस जनित, इस बात का ध्यान रखिएगा। खसरा और 11 लाख बच्चों की बात की जा रही है। WHO के अनुसार यह सबसे पहले श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है। श्वसन तंत्र की बात होती है, फिर पूरे शरीर में फैल जाता है। इसके लक्षण तेज बुखार, खांसी आना, नाक बहना, पूरे शरीर में दाने निकलना, ये इसके लक्षण हैं। इसकी रोकथाम के लिए खसरा, रूबेला, मीजल्स, रूबेला यानी MR वैक्सीन लगाई जाती हैं। ठीक है, खसरा, रूबेला यानी मीजल्स, रूबेला, MR वैक्सीन लगाई जाती हैं। बात करें अगले की, तो वो हैं नव गौथिक स्थापत्य कला। क्यों है सुर्खियों में, ये स्थापत्य कला से जुड़ी बहुत शानदार खबर, ध्यान दीजिएगा। मैसूर कर्नाटक में स्थित सेंट फिलिमेना कैथेड्रल संरक्षण से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। मैसूर कर्नाटक में जो है स्थित हैं सेंट फिलोमिना कैथेड्रल संरक्षण से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये है सेंट फिलोमेना कैथेड्रल, नव गौथिक और गौथिक स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है। ये क्या है सेंट फिलोमेना कैथेड्रल, समझेंगे। इसका निर्माण नव गौथिक शैली में 1840 में किया गया। यह स्थापत्य कला मैसूर के शासक महाराजा कृष्णराज वाडियार चतुर्थ के शासनकाल में लोकप्रिय हुई थी। कृष्णराज वाडियार ये 1894 से 1940 के दरमियान हुए थे। ठीक है, मैसूर के शासक थे कृष्णराज वाडियार चौथे। तो कृष्णराज वाडियार के शासनकाल में नव गौथिक स्थापत्य कला की बात करें तो इसकी उत्पत्ति 18वीं सदी में इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, नव गौथिक संरचनाएं गौथिक संरचनाओं की तुलना में आकार में बड़ी होती हैं। ठीक है, नव गौथिक स्थापत्य कला जो होती है वो गौथिक संरचनाओं की तुलना में आकार में बड़ी होती हैं। जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, कर्नाटक मैसूर में स्थित सेंट फिलोमेना कैथेड्रल। तो सेंट फिलोमेना कैथेड्रल की बात हो रही है, तो अंग्रेजी स्थापत्य कला है। इसकी स्थापना नव गौथिक स्थापत्य कला की उत्पत्ति जो है 18वीं सदी इंग्लैंड में हुई थी और गौथिक से बड़ी होती हैं ये स्थापत्य कला। गौथिक स्थापत्य कला के बाद में समझ लेते हैं। फिर देखो, नव गौथिक की स्थापना जैसे कि मैंने बताया उत्पत्ति जो है 18वीं सदी में इंग्लैंड में हुई थी, गौथिक से ये बड़ी होती हैं। नव गौथिक को समझने से पहले गौथिक को समझ लेते हैं। गौथिक जो है 12वीं सदी के मध्य 16वीं सदी के बीच, 12वीं सदी के मध्य से लेकर के यानी कि 1150 के आसपास से लेकर के 16वीं सदी के बीच तक यानी कि 1550 के तक
1150 से 1550 के बीच में यूरोप में गॉथिक स्थापत्य शैली विकसित हुई। इसकी स्थापनाएं नुकेले मेहराब, रिब्बड मेहराब, रंगीन कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियां आदि। भारत में इस स्थापत्य शैली के प्रमुख उदाहरण हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई में, विक्टोरिया पब्लिक हॉल और पार्क टाउन चेन्नई में, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, इसके अलावा मैसूर पैलेस। ये सब गॉथिक और नवगॉथिक शैली। नवगॉथिक शैली जो है 12वीं सदी यानी 1150 के मध्य से 16वीं सदी के मध्य तक यूरोप में फैली। नुकीले मेहराब बनाए जाते हैं, रिब्बड मेहराब बनाए जाते हैं, रंगीन कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियां बनाई जाती हैं, ये सब शामिल हैं। आज के चर्चित व्यक्तित्व हैं सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा का आप चित्र देख सकते हैं। चित्र से अधिक महत्वपूर्ण इनकी खबरें हैं, तो समझ लेते हैं, चित्र को एक बार छोड़ देते हैं। तो सुर्खियों में स्थलों की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री ने 10 नवंबर को पटना में स्थित सच्चिदानंद सिन्हा की जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया है। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में जाने तो इनका जन्म तत्कालीन बंगाल प्रेसिडेंसी के आरा में हुआ था। बिहार और उड़ीसा के प्रांत के गठन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। बिहार और उड़ीसा प्रांत, ठीक। वे लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर बनी ब्रिटिश समिति के सक्रिय सदस्य थे। लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC होनी चाहिए शायद, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिल्कुल। INC पर बनी ब्रिटिश समिति, INC पर जो ब्रिटिश कमेटी बनी थी उसके सक्रिय सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा। 1910 से 1930 तक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे थे। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। वे संविधानवादी राष्ट्रवादी थे। उनका मानना था कि भारतीयों को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीके अपनाना चाहिए। इसके अलावा वे संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष भी रहे थे। बाद में राजेंद्र प्रसाद उनको औपचारिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो अंतरिम अध्यक्ष भी चुने गए थे इनको सच्चिदानंद सिन्हा। जैसा कि आप जानते हैं प्रथम जो बैठक हुई थी उसमें सच्चिदानंद सिन्हा, जिस तरह से फ्रांस में ये प्रोसेस बनाई जाती है कि जो सबसे बुजुर्ग आदमी हो, जो उनको पहली जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उसमें इनको बैठाया गया और फिर इसी बैठक में या इनकी अध्यक्षता में जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उसी में जो है सच्चिदानंद सिन्हा के लिए वोटिंग की गई और फिर अध्यक्ष चुना गया राजेंद्र प्रसाद साहब को, जो प्रथम गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इसके अलावा देखें तो सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं इनकी मुख्य पुस्तकें भी हैं, जैसे एक इकबाल द पोएट एंड हिज मैसेज, पोएट एंड हिज मैसेज, इकबाल इस करके इस तरह से एक पुस्तक का नाम है। इसके अलावा सच्चिदानंद सिन्हा साहब की पुस्तक है कश्मीर द प्लेग्राउंड ऑफ इंडिया, प्लेग्राउंड ऑफ एशिया, क्षमा कीजिएगा, द प्लेग्राउंड ऑफ एशिया कश्मीर नाम से, और एक ये इकबाल के नाम से। इकबाल और कश्मीर ये दो इनकी पुस्तकें हैं। मूल्य इनसे समझें तो उद्देश्य युक्त सत्यनिष्ठा, नेतृत्व और धैर्य इनमें भरे हैं कूट कूट के। धन्यवाद।